Good evening everyone, welcome to the wonderful channel of science. So here are the 100 most important question जो रेलवे ग्रुप डी अभी तक पूछ चुकी है और आगे उसी बेसिस पे और क्वेश्चंस आपके पूछे जाने वाले हैं। ये एग्जाम रिव्यू के बेसिस पे है, साथ में 2022 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसके जो क्वेश्चन वापस से रिपीट हो रहे हैं, ये दो चीजों को लेके आज के ये 100 क्वेश्चन बनाए गए हैं। होपफुली आपको चीजें समझ आएंगी। इसमें बायो के क्वेश्चन हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं जो कि अभी एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे पूछे जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट पे लिए मैंने क्वेश्चन, और केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओवरऑल जिस तरीके का एग्जाम का पैटर्न आ रहा है उसी पर ये क्वेश्चन है, इसलिए केमिस्ट्री बहुत मुश्किल आपको नहीं दिखेगी, फिजिक्स के बहुत क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, ज्यादा बायो दिखेगी, क्योंकि यही पैटर्न है ना। 25 में से 20 से 21 क्वेश्चन बायो के हैं, 1 से 2 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं और 2 से 3 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री है, विच मेक्स अप योर 25 क्वेश्चन ऑफ दी साइंस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अगेन वन मोर थिंग कि अगर आप ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर जो अभी चल रहा है यहाँ पे अगर 25 में से 25 साइंस के क्वेश्चन करते हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी 100% है, साइंस अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हो तो आप 25 में से 25 क्वेश्चन के आंसर ठीक दे सकते हो, राइट। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सेशन जो है वो आज का अपन करने लग रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन डायरेक्टली। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। 100 क्वेश्चन है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, किसी क्वेश्चन में कहीं पे दिक्कत आएगी तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, आपको ये आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट, राइट, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट, यानी कि V कितना दिया है, 3V दिया हुआ है, अप्लाइड अक्रॉस अ कॉपर वायर, तांबे की तार के आसपास अप्लाई किया जाता है, और कांस्टेंट करंट जो है वो कितना है, I जो है वो कितना है, 0.1 एम्पियर। तो आपको यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस निकालनी है, तो V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। V 3 वोल्ट दिया ही हुआ है, I की वैल्यू आपकी 0.1 दी हुई है, R का निकालना है वैल्यू आपको, तो 3 अपॉन में 0.1 इंटू R, राइट, मतलब इज इक्वल टू R, नॉट इंटू R, इज इक्वल टू R। पॉइंट हटाएंगे ऊपर जाएगा, 30 ओम जो है वो आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एज सिंपल एज दिस। क्वेश्चन न्यूमेरिकल के मुश्किल नहीं आते हैं, क्वेश्चन सिर्फ इस लेवल के आते हैं कि वो आपको ये जज कर सके कि क्या आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, क्या आपको वो फॉर्मूला पता है या क्या आपको वो कॉन्सेप्ट पता है, उस बेसिस पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड फ्रॉम, प्रकाश संश्लेषण के दौरान डैश से 6 जल के अणु बनते हैं। ये क्या क्वेश्चन है, 6 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो किस चीज से बनेंगे। याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है ना वो इंपॉर्टेंट है, 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है। इक्वेशन क्या कहती है, 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स यू 6C6H12O6, मतलब ग्लूकोज प्लस 6 अमाउंट ऑफ वाटर, 6H2O एंड प्लस में 6 ऑक्सीजन, ठीक है। ये यहाँ पे पूरी इक्वेशन है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है। फोटोसिंथेसिस में 6 मॉलिक्यूल पानी के कितने मॉलिक्यूल पानी से बनते हैं, तो आंसर होगा 12H2O से, ठीक है। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट अलोंग अ नॉर्मल, when light is incident along a normal line, along a normal, ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे, and enters water through air, then the direction of light, अगर air through air enters water through air, यानी कि हवा से पानी में जा रही है, ठीक है, हवा से पानी में जा रही है, तो सिचुएशन क्या होगी, अगर लाइन एग्जैक्टली नॉर्मल पे है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन को मॉडिफाई होके समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है कि अगर ये नॉर्मल से थोड़ा सा मान लीजिए इधर से आती, कोई एंगल बना होता नॉर्मल के साथ, तब लाइट बेंड हो जाती या चेंज हो जाती, बाउंड्री पे जाके चेंज हो जाती, लेकिन इसमें लिखा है कि अलोंग द नॉर्मल, यानी कि अविलंब की दिशा में चल रही है। जब अविलंब की दिशा में जाती है तो कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता। When compound A reacts with dilute hydrochloric acid, A के साथ अगर HCl रिएक्ट करता है तो एफरवेसेंस प्रोड्यूस होती है, गैस इवॉल्व होती है और लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देती है, राइट। इसमें क्या करना है, किसकी बात हो रही है ये, जब यहाँ पे जो कंपाउंड होगा ना, कंपाउंड A जो है वो क्या होगा, Na2CO3 प्लस में HCl, 2HCl होगा, इसीलिए यहाँ पे 2NaCl जो है वो बन के निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाएगा, जो कि मिल्की वाटर को टर्न कर देगा इनटू, मतलब मिल्की वाटर जो है वो टर्न हो जाएगा। व्हाट हैपेंस फर्स्ट टू द पोलन ग्रेन आफ्टर इट ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, परागकण के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करने के बाद या होने के बाद सबसे पहला उसका काम क्या होता है। अब इसमें पूरी ना
सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। ये है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी वाला पार्ट। पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके लैंड करते हैं, लैंड जो है वो स्टिग्मा पे करते हैं, यानी कि वर्तिकाग्र पे करते हैं। उसके बाद ये स्टाइल से होके गुजरते हैं, यानी कि वर्तिका से होके गुजरते हैं, और फिर जाके वर्तिका स्टाइल से होते हुए ओवरी में जाते हैं। तो स्टिग्मा चिपकता है, स्टाइल ओवरी। तो जो पॉलन ग्रेन है ना, वो पूरा का पूरा अंदर नहीं घुसता। पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल स्पोर है ना, वो अंदर की तरफ जाता है। तो 2 मेल स्पोर्स एंटर इनसाइड। हम क्या लिख सकते हैं? It passes through the style to reach the ovary. It dissolves to release the nucleus into ovule. It develops a duct. ठीक है, पॉलन ट्यूब जो होती है वो क्या करती है, पॉलन ग्रेन क्या करता है, एक डक्ट जो है वो ऐसे रिलीज करती है। वो डक्ट जो है वो जाके जो ओव्यूल है उसमें एंटर करता है और मेल स्पोर को रिलीज करता है। तो इट डेवलप्स द डक्ट टू ट्रांसफर द न्यूक्लियस इन द ओव्यूल। अंडरगो मियोसिस और इतना सब नहीं होता है। एक पॉलन ग्रेन में ऑलरेडी क्या रखा हुआ होता है, मेल स्पोर्स जो हैं वो रखे होते हैं। ठीक है, मेल स्पोर्स ऑलरेडी इसमें रखे रहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ उसको एक डक्ट बनाना है जो कि ट्रांसफर कर दे ओव्यूल में। इसको बोलते हैं प्लांट्स में पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। डबल फर्टिलाइजेशन होती है और ट्रिपल फ्यूजन होता है इसी की वजह से। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल the number of element present in third, fourth and fifth, third, fourth, fifth and sixth and seventh period respectively। वाह क्या बात है। अब इसको कैसे करना है, हमने इसको लर्न किया है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ठीक है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। थर्ड से शुरू करना है, थर्ड ये रहा 8, 18, 18, 32, 32। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, 8, 18, 18, 32, 32। बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। सिंपल है, येट कंफ्यूजन है। एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे चीजें देखना पड़ता है, तो ये ना हो कि नंबर में जंबल नहीं होना है। 8, 18, 18, 32, 32 और वो 2, 2, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 करके लर्न कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। इनमें से कौन सा यौगिक सहसंयोजक यौगिक का एक एग्जाम्पल है। कोवेलेंट कंपाउंड की बात हो रही है। कोवेलेंट कंपाउंड हो गया जहां पे शेयरिंग की जाती है। ठीक है, और इसमें जरूरी नहीं है आंसर आपको कार्बन से करना है। NaCl, MgCl, CaO, ये तीनों के तीनों करते हैं आयनिक बॉन्डिंग, आयंस को देते हैं। तो यहाँ पे होती है आयनिक बॉन्डिंग Na+Cl- Mg2+Cl+1 Ca+2 ऑक्सीजन -2। ठीक है, ये लर्न करना है। तो ये तीनों चीजें आयनिक बॉन्ड है। जबकि अगर हम P2O5 की बात करें तो फॉस्फोरस के पास दो फॉस्फोरस होने के साथ साथ ये 5 ऑक्सीजन को अपने साथ कनेक्ट करता है। ये शेयरिंग बॉन्ड है। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि NaCl में कभी आपने किसी भी तरीके की मॉडिफिकेशन नहीं देखे, लेकिन फॉस्फोरस में कई मॉडिफिकेशन देखते हैं। फॉस्फोरस P2 भी होता है, P3 भी होता है, P5 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और P4 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं। ठीक है, इक्वेशन देखो, MnO++ HCl gives MnCl2 + 2H2O + Cl2 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या गिवन रिएक्शन। इनमें से कौन सी रिएक्शन इनकरेक्ट है? MnO2 रिड्यूस हुआ है MnCl2 में। अच्छा, इसमें से कथन आपको इनकरेक्ट बताना है, गलत बताना है। तो एक ही स्टेटमेंट गलत होगी, बाकी 4 ठीक होंगी। इसका मतलब MnO2 रिड्यूस हुआ है MnCl में, तो ये रिड्यूस ही हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन हटा है यहाँ से। Cl2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू HCl। Cl2 कहाँ ऑक्सीडाइज हुआ है? Cl2 ऑक्सीडाइज हुआ है पहली बात तो HCl से Cl2 बना है, तो ये क्या हो गया, इसने हाइड्रोजन को हटाया है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रिडक्शन कहा जाता है। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहा जाता है, वो रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहा जाता है, जिसमें -O2 होता है। तो -O2 का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2, ये लाइन बिल्कुल ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी ठीक है। बी वाला मार्क कर दीजिए। Cl2 नहीं ऑक्सीडाइज हुआ है, HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है Cl2 में। समझ आ गया? Cl2 नहीं ऑक्सीडाइज हुआ है HCl में, उल्टा नहीं आ सकते हम। HCl ऑक्सीडाइज हुआ है Cl2 में, तो इसका आंसर बी रहेगा। ठीक है, अ नॉर्मल ह्यूमन सेल हैज 46 क्रोमोसोम वेयर एज अ रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, आधे आधे डिवाइड हो जाते हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑटोट्रॉफ्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऑटोट्रॉफ्स को लेके गलत है। स्वपोषियों की कुछ अभिलाक्षणिक
विशेषताएं नीचे दी गई हैं, दिए गए कथनों में से कौन सा स्वपोषियों के संबंध में गलत है? इनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट्स तो होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। द कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉफ्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस, ये भी स्टेटमेंट गलत है, मतलब ठीक है, गलत नहीं है। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉफ्स, मुझे तो ये भी ठीक लग रहा है। कार्बोहाइड्रेट नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, ये गलत है स्टेटमेंट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऑटोट्रॉफ्स में नहीं ग्लाइकोजन की तरह स्टोर किया जाता है, ये स्टोर किया जाता है हमारे अंदर, मतलब हेटरोट्रॉफ्स लिख सकते हैं हम। ह्यूमंस जिसको स्टोर करते हैं, प्लांट्स वगैरह स्टोर नहीं करते हैं एज एन ग्लाइकोजन, दे कैन यूज्ड और स्टोर इट एज अ स्टार्च, ठीक है। तो मेरे पास डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। व्हाट इज द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड कॉल्ड एज, ब्लड का जो द्रव वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और याद रखिए कि जितने क्वेश्चन या जितने सेट मैंने अभी तक कराए हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चन काफी रिपीट हुए हैं, तो समझ जाइए कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ब्लड से ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा ही जा रहा है, ठीक है। तो प्लाज्मा करके याद रखते हैं, प्लाज्मा जो है वो लिक्विड वाला पार्ट है जो कि 55% बना रहा है, जबकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 45% बनाते हैं, ये सॉलिड हिस्सा जो है वो कहा जाता है, राइट। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ओविडक्ट, ओवरीज, फैलोपियन टिक, वासा डेफरेंस। वासा डेफरेंस जो है वो मेल के अंदर होता है जो कि एपिडिडाइमस से कनेक्ट करता है। वासा डेफरेंस और एपिडिडाइमस क्या करते हैं? ये स्पर्म्स को स्टोर करने का काम करते हैं। An electric kettle operates on 240 volt. It provide a power of 1.5 kilowatt. What will be the rating of framage wire suitable for this? जब इसके लिए वायर कंडक्ट की जाएगी, बनाई जाएगी, तो क्या इसमें यूटिलाइज होना है? तो इसमें सिंपल से याद रखिए, इसमें पावर का फॉर्मूला यूज किया जाता है, पावर इज इक्वल टू I इंटू वी, ठीक है। अब इसमें पावर जो है वो कितनी दी हुई है? 1.5 किलोवाट दी हुई है। आवर में इसको चेंज करना पड़ेगा, तो हमें इसे मल्टीप्लाई 1000 से करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें दूसरी चीज वोल्टेज दी हुई है, वोल्टेज को नीचे लेके आ जाओ, यहाँ पे 240 कर दो, इसको पूरे को अपन कैंसिल करेंगे, एक जीरो यहाँ से हट जाएगा, एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 6.25 एम्पियर बनाएगा, ठीक है। 6.25 एम्पियर की करंट या एम्पियर जो है वो इसको चाहिए यहाँ पे आगे काम करने के लिए। अरेंज दी फॉलोइंग गिवन नॉन मेटल दिए ऑक्सीजन, टेल्यूरियम, सल्फर और सेलेनियम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोलाइटिक नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोलाइटिक नेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब हो गया कि कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेगेटिव जितना ज्यादा होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से उतनी ही मुश्किल से निकालेगा, राइट। इसमें जनरली इस क्वेश्चन में आप एटॉमिक नंबर पे आइए, एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसको कम करते जाइए, यानी कि टेल्यूरियम, सेलेनियम, सल्फर और ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन दिखाएगा, ठीक है, इन चारों में। अदरवाइज फ्लोरीन तो आपको पता ही है। उसके बाद सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम। इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन है। वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से जाने नहीं देता है, जहां भी उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है वो पकड़ के उसको लेने की कोशिश करता है। ये क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे है, तो हमारा ऑप्शन जो बन रहा है वो पहला ही बन रहा है, ए पे जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक गुण मोलासेस के किण्वन से बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस। मोलासेस की फॉर्मेशन में क्या हेल्प करता है? मोलासेस जो है वो इथेनॉल को बनाने में काम करता है। सिलेक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। बहुत बार किया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, AlSO4 ट्वाइस करके इसमें पूरा लिखना पड़ेगा इक्वेशन में। इसमें याद रखिए कि जो फॉर्मेशन होगी वो BaSO4 की होगी, BaSO4 की होगी। AlCl3 लिबरेटेड इन गैस फॉर्म, नो। एक्वा सोल्यूशन नहीं बनेगा, सॉलिड BaSO4 बनेगा। ये NCERT 10th क्लास का केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन है। ये ग्रुप डी में अभी इस साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एट एन एंगल ऑफ 45, नो। सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। एंगल देके सिर्फ आपको कंफ्यूजन दी हुई है। याद रखना है कि कभी भी
नॉर्थ और साउथ पोल पे जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी, ठीक है, पैरेलल भी नहीं जा रही, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही। जब रात के समय धूल भरी सड़क पर कोई कार गुजर रही हो तो हेडलाइट से प्रकाश जो होता है वो आपका फैलता है, तो प्रभाव का कारण आपको बताना है। हेडलाइट की वजह से क्लियरली विजिबिलिटी हो रखी है, और आगे आपको जो लेयर ऑफ फॉग्स नजर आती है वो किसकी वजह से नजर आती है, प्रकीर्णन या स्कैटरिंग। अगेन स्कैटरिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, साइटोकाइनिन, याद रखिए साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में मदद करता है। फलों में ज्यादातर हमारे जितने भी हैं उनमें सब में साइटोकाइनिन पाया जाता है। ऑक्सिन ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन है, पेड़ में जब स्ट्रेस होता है। जिब्रेलिन फलों को पकाने में मदद करता है। इनमें से कौन सी चीज, सोडियम कार्बोनेट में के इनमें से किस हाइड्रेट के में क्रिस्टल जल के 10 अणु पाए जाते हैं। 10 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट लिखा है ना, तो Na2CO3, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये आपने किसका फॉर्मूला पढ़ा है, आपसे क्वेश्चन में घुमा के फॉर्मूला पूछ रहे हैं। धावन सोडा याद रखिए। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, CaOCl2। बेकिंग पाउडर, खाना सोडा, खाना सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एक ही लिखना है। टार्ट्रिक एसिड बस याद रखना है, टार्ट्रिक एसिड जोड़ देते हैं तभी इसको हम पाउडर बोलने लग जाते हैं। शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है, तो यूरिया एंड यूरिक एसिड याद रखिए। ह्यूमंस जो रिलीज करते हैं वो यूरिया एंड यूरिक एसिड करते हैं। अमोनिया जो है वो मछलियां करती हैं ज्यादातर, या जलीय जंतु जो होते हैं वो अमोनिया रिलीज करते हैं। सिर्फ यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो वो डेजर्ट यानी कि मरुस्थल के जो जानवर होते हैं वो यहाँ पे रिलीज करते हैं। यूरिया यहाँ पे एक भी सिंगल ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने यूरिया मार्क नहीं करा है। और हमारा शरीर यूरिक एसिड भी बनाता है, इसीलिए मैंने ऑप्शन ए जो है वो चूज कर लिया है, ठीक है। द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H4 बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज। अगर C3H4 की बात की जा रही है तो C3H4 जो है इसमें तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। 3 कार्बन पे 4 हाइड्रोजन, एल्काइन करके याद रख लीजिए। एल्काइन रिप्रेजेंट किया जाता है डबल बॉन्ड, यानी कि एक कार्बन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन ही अटैच होगा, जैसे 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ही अटैच होते हैं जो उसको पूरा करते हैं। 3 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होंगे, ठीक है। 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले गोलीय दर्पण द्वारा वस्तु का उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां पे रखा जाना चाहिए, टू ऑब्टेन्ड एन इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। पहले तो इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज कन्वेक्स मिरर में बनती है या कनकेव मिरर में बनती है, ये अपने को देखना है। ये क्वेश्चन मैं कहूंगी कि काफी इजी है। रीजन इज कि कन्वेक्स मिरर के आंसर आपको सारे डिलीट कर देने हैं। जब भी हमको इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज देखनी है, कन्वेक्स कभी भी मैग्नीफाइड और मिरर की बात हो रही है, कन्वेक्स मिरर कभी भी मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनाता, हमेशा छोटी इमेज बनाता है, कभी भी उल्टी इमेज नहीं बनाता। कन्वेक्स मिरर को याद रखिए अपने शीशे गाड़ी के जो रेयर व्यू मिरर्स होते हैं उसमें लगाया जाता है, तो उसमें ना तो आपको पीछे की चीजें बड़ी दिखती हैं ना ही आपको उल्टी दिखती है, नहीं तो आप गाड़ी चला ही नहीं पाओगे, राइट। कनकेव मिरर याद रखें, कनकेव मिरर में चीजें मैग्नीफाइड एंड उल्टी दिखती है, जबकि कन्वेक्स मिरर में सीधी और छोटी नजर आती हैं। बिटवीन 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, यही इस क्वेश्चन का हिडन आंसर था। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर फाउंड नेचुरली, 94 लिख लें, 94 लिख लीजिए। 94 एलिमेंट्स पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 में से आपके 94 नेचुरली पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किस लिए किया जाता है, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर दी एब्जॉर्बिंग लाइट। क्लोरोफिल का काम क्या है कि जो धूप से रोशनी आ रही है ना उसको एब्जॉर्ब करना। 9th क्लास की एनसीईआरटी लाइव प्रोसेस वाला चैप्टर पेज नंबर, जो उस चैप्टर का पेज नंबर 3 है, वहां पे ये क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। उसमें 3 पॉइंट्स दिए, उसका पहला पॉइंट ही यही है, प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमीनो एसिड में। जो कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट होता है सैकराइड्स यानी कि ग्लूकोज में, और फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में। कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका कैसे स्टोर किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अभी पीछे बताया था ग्लाइकोजन था वहां पे, इसीलिए वो आंसर नहीं था, स्टार्च।
मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, फोटोसिंथेसिस की मेन साइट क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन लीफ, प्लांट से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसीलिए मैंने ऐड किए। लीफ सर के उस सरफेस पे, पत्ती की सतह पे जो छोटे छिद्र मौजूद होते हैं उनको स्टोमेटा कहा जाता है। यहीं से फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन भी की जाती है। राइट, फोटोसिंथेसिस इज अ, प्रकाश संश्लेषण किस तरीके की प्रक्रिया कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण को किस तरीके की प्रक्रिया कहा जाता है? तो याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक मतलब जहां पे आपने सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को लिया और आपने उससे चीजें प्रोसेस करी। कैटाबॉलिक इसलिए क्योंकि जो बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ना, जैसे H2 है, CO2 है, उसको वो ब्रेक करता है। इसमें H2O का ब्रेक होता है और हाइड्रोजन वगैरह जो है उसको यूटिलाइज करके ATP बनाया जा रहा है। तो कॉम्प्लेक्स चीजों को तोड़ के जो है वो ATP में फॉर्मेशन हो रही है, इसीलिए कैटाबॉलिक बोलते हैं। जहां पे चीजें जुड़ती हैं वो एनाबॉलिक होता है, जहां पे टूटती हैं वो कैटाबॉलिक होता है, जहां पे चीजें टूटती भी हैं और जुड़ती भी हैं वो एम्फीबॉलिक कहा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस कैटाबॉलिक है। रोम छिद्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो गार्ड सेल याद रखने हैं। रोम सेल्स जो होते हैं, स्टोमेटा सेल्स जो होते हैं, वो ऐसे आपके इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से बनते हैं, गार्ड सेल इनको बोलते हैं। इनके आसपास सारे एपिडर्मल सेल हैं, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये खुलना और बंद होना, अगर ये खुला है तो स्टोमेटा में छेद होगा, अगर ये बंद है तो स्टोमेटा भी बंद है। और ये कौन डिसाइड करता है? गार्ड सेल डिसाइड करता है। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन के लिए अपने को कौन सा एलिमेंट चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। अमीबा पर अस्थाई उंगली जैसे विस्तार को क्या कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, सीडोपोडिया करके याद रखें। सीडोपोडिया फॉल्स लेग कहते हैं, जिसकी वजह से अमीबा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हिलता है। बाइल जूस इज सिक्रीटेड बाय, लिवर के द्वारा सिक्रीट होता है बाइल जूस। पैनक्रियाज रिलीज करती हैं ऑल्ट, जिसको हम कहते हैं अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। इनमें से कौन सा रस अग्नाशय द्वारा श्रावित होता है? तो अग्नाशय या पैनक्रियाज के द्वारा जो श्रावित हो रहा है वो ट्रिप्सिन भी है। पेप्सिन करता है क्या? नहीं। बाइल जूस करता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ट्रिप्सिन लिखना पसंद करूंगी, तो क्वेश्चन में आंसर जो है वो ट्रिप्सिन रहेगा। अभी मैंने बताया ऑल्ट याद रखना है, अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। पैनक्रियाज ये तीन चीजें रिलीज करती हैं। उसके अलावा पैनक्रियाज बाइकार्बोनेट आयन रिलीज करती हैं। बाइकार्बोनेट आयन क्या? जो कि हमारे खाने को एसिडिक से बेसिक करते हैं। लाइपेज किस पे काम करता है? लाइपेज आपका फैट पे काम करता है, वसा पे काम करता है। ठीक है, उस स्थान का नाम बताइए जहां प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन की डाइजेशन एक्चुअली कहां पे हो रही है? वो हमारे इलियम में हो रही है, यानी कि जजनम या ये कह सकते हैं कि ड्यूडेनम, जजनम और इलियम, इन तीनों में से जो ड्यूडेनम वाला हिस्सा है वो एक्चुअली में आपके इस हर चीज को पचा रहा है, लेकिन जो प्रोटीन है ना वो आपकी फाइनली इलियम तक भी आगे जाती है। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर कभी भी ड्यूडेनम नहीं, इलियम लिखना है। शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं का शरीर में या स्टमक एपिथेलियल सेल इन द बॉडी सिक्रीट, पेट की उपकला जो कोशिकाएं हैं वो क्या श्रावित करती है? तो HCl करके याद रखिए। HCl यहाँ पे हमारे पास चीफ सेल, ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल्स होते हैं। तो जो पैराइटल सेल हैं वो आपके रिलीज कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जहां से हमारा खाना पचना शुरू होता है। रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया आमतौर पर किस विटामिन से कमी की बीमारी है? तो विटामिन ए करके याद रखिए। विटामिन ए जिसको हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं या कैरोटीन के नाम से जानते हैं या कैरोटिनल डिहाइड या रेटिनल डिहाइड के नाम से जानते हैं, अगर विटामिन ए की कमी हो रही है तो हमारी आंखों में नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी की समस्या हो जाती है, जो कि ठीक की जाती है ऑरेंज फ्रूट से या येलो फ्रूट से, जो कि जैसे गाजर है, गाजर खाइए, आंखों की बीमारियां दूर भगाइए। विटामिन ए जीरोप्थैल्मिया थाइमीन से वेरी होता है। कॉर्शेफ साइकोसिस जो है वो भी विटामिन B1 से होता है। B2 अरेबी फ्लेबिनोसिस, B3 पेलेग्रा, B5 बर्निंग फीट सिंड्रोम, डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं, विटामिन B6 अनीमिया, B7 डर्मेटाइटिस और एंटेराइटाइटिस, फॉलिक एसिड या B9 जो है वो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ये जो है ये बेबी या प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर इसकी कमी हो। विटामिन B12 मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, विटामिन C स्कर्बी, विटामिन D रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन E जो है हीमोलाइटिक
अनीमिया, विटामिन के जो है वो फाइलोक्विनोन या फिर हीमरेज की दिक्कत यहाँ पे होती है। विटामिन B7 और B9 जो है ये प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं ये विटामिन। विटामिन B12 मेगालोब्लास्टिक है और विटामिन B6 जो है वो सिंपल अनीमिया है। विटामिन B9 से भी एक टाइप का अनीमिया होता है जिसको हम मेगालोब्लास्टिक नहीं, परनीशियस, जैसे देखो B12 से ना B12 जो है वो परनीशियस और मेगालोब्लास्टिक अनीमिया दोनों का रीजन होता है, लेकिन B12 ज्यादातर परनीशियस अनीमिया करता है और B9 जो है B9 ये मेगालोब्लास्टिक अनीमिया करता है। इसमें आरबीसी का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसके लिए ही हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। डैश आर फंक्शनल यूनिट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन, तो हमारा खाना एक्चुअली में जो एब्जॉर्ब होता है ना वो विलाइज में होता है। ये विलाइज हमारी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रखी हुई है। Whereas the parotid gland located, parotid gland हमारे कहाँ पे होते हैं, हमारे मुंह के अंदर होते हैं और सबसे बड़ी ये हमारी मुंह के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है। कान के आगे पूरा जो है वो parotid gland ही मौजूद होता है। Below and in front of ear canal, the maximum amount of carbon dioxide in the human body is transported as, हमारे शरीर में ज्यादातर खून जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है जिसको हम H+CO3- लिखते हैं। इसी पे हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चिपक के हमारे शरीर में से जाती है और ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर में फैलती है। निम्नलिखित में से किस जीव में बुक लंग्स पाए जाते हैं? बुक लंग्स याद रखें, बहुत 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 ज्यादा अल्टीमेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक लंग्स जो पाए जाते हैं वो स्पाइडर में पाए जाते हैं और आपको ये पूरा लर्न करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। बुक गिल्स या बुक लंग्स की जब बात की जाएगी तो यहाँ पे क्रैब करके आपको लर्न करना है, क्रैब और स्पाइडर्स जो होते हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में उसमें ट्यूब फीट पूछा जाता है जो कि एकाइनोडर्मेटा में होता है। गिल सारी मछलियों में पाया जाता है। बुक लंग्स की बात करते हैं, अच्छा बुक लंग्स और बुक गिल्स दोनों अलग चीजें हैं। अगर आपसे क्रैब लिखा है ना, क्रैब, क्रैब होता है केकड़ा, ठीक है, केकड़ा है तो वो बुक गिल है, बुक गिल, केकड़ा, बुक गिल। अगर आपसे बुक लंग्स पूछा हुआ है तो आंसर स्पाइडर या स्कॉर्पियन है, ठीक है। केकड़ा है तो बुक गिल्स लिखना है, स्पाइडर जो है या स्कॉर्पियन जो है तो यहाँ पे आपको आंसर जो है वो बुक गिल्ड। यहाँ पे क्या है, बुक लंग्स पूछा हुआ है, बुक लंग्स में क्रैब आंसर नहीं करना, स्पाइडर करना है। यहीं पे अगर क्रैब होता तो बुक गिल्स हम आंसर कर रहे होते, ठीक है। उसके अलावा आपसे नीरेस्ट पैरापोडिया, जितने भी कीड़े होते हैं उनके लिए ट्रैकिया याद रखिए, ट्रैकिया, कीड़े जितने भी हैं वो सारे ट्रैकिया से ही सांस लेते होते हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड सिकनेस इज टिपिकली कॉज ड्यू टू, ऊंचाई पे चढ़ने के बाद हमें लोग बीमार होने लग जाते हैं ना, ये किस लिए है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों को ऊंचाई पे जाने से एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है। हाइपोनिया, हाइपोनिया किस कंडीशन को बोला जाता है? जहां पे जब सांस ले रहे हैं ना तो एयरवे बिकम पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड, सांस ले रहे हैं पर एयर पाथवे जो है वो रिस्ट्रिक्ट है तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, राइट। जैसे अभी आपको दिल्ली की कंडीशन पता है ना, दिल्ली का AQI इस समय जब मैं ये क्लास ले रही हूँ, दिल्ली का AQI है 496, ये उस एरिया का है जहां मैं रह रही हूँ जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, पास में IRA का सेंटर है, टेम्परेचर हमेशा 2 डिग्री कम ही रहता है। तो बाकी दिल्ली की हालत सोचिए, 600-700 डिग्री, मतलब 600-700 800 तक भी अभी दिल्ली का AQI पहुंच जा रहा है। तो जितने भी बड़े पार्टिकल्स हैं वो इनहेल हो जा रहे हैं और शरीर में जा रहे हैं, आंखों में लग रहे हैं। द एयरवे बिकम्स पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड। एम्फाइज्मा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एम्फाइज्मा जो है वो किससे की वजह से कैरेक्टराइज्ड होता है? तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ याद रखिए, सांस लेने में कठिनाई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इज एम्फाइज्मा। एम्फाइज्मा सिगरेट पीने की वजह से भी हो सकता है, मेजर रीजन सिगरेट पीना है। बाकी अगर ऐसे स्मोक और पोल्यूशन और कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा तो यस वो लंग्स में भर जाता है, ठीक है। ह्यूमंस हैव डैश लोब्स इन द लेफ्ट लंग। अब ये क्वेश्चन ऐसा कि लंग्स में लोब की क्या बात है, इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट साइड पे हमारे हार्ट होता है तो हमारा जो लंग्स है वो जगह बनाता है हार्ट को रखने के लिए,
तो लेफ्ट वाले लंग में आपके पास 1 और 2 दो ही लोब होते हैं, जबकि जो राइट वाला हार्ट है वो बड़ा होता है क्योंकि हार्ट के लिए स्पेस नहीं बनानी, तो वहां 3 होते हैं। तो टोटल मिला के 5 लोब हैं, लेफ्ट वाले साइड में 2 लोब है। जेलीफिश ब्रीथ थ्रू, जेलीफिश कैसे सांस लेती है, अब यही क्वेश्चन है ना जो अपन को याद रखना है। जेलीफिश ब्रीथ कैसे करती है, वो पानी से ब्रीथ करती है। उसका बॉडी इतना लाइट होता है, इतने कम ऑर्गन होते हैं बॉडी में कि जेलीफिश को अपनी स्किन से ही सांस लेनी पड़ती है। और डिफ्यूजन हम गैसेस के लिए करते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन हमेशा ऑक्सीजन और CO2 के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। pituitary of the following state, which of the following statement is wrong या false। pituitary gland is found at the base of brain, pituitary gland हमारे ब्रेन के बेस पे पाई जाती है। एड्रिनल ग्लैंड आर फाउंड, एक बार आप स्टेटमेंट्स पढ़ो सारी। एड्रिनल ग्लैंड्स आर फाउंड ऑन द टॉप ऑफ किडनी, ये स्टेटमेंट तो ठीक है, फॉल्स बतानी है। अच्छा, लिम्फ नोड्स आर फाउंड ओनली नियर द नेक एंड आर्मपिट, थायराइड ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो है वो डक्टलेस ग्लैंड है। तो एक तो इसमें जहां पे भी किसी भी क्वेश्चन में ना, जहां पे फॉल्स करना है, कुछ करना है ना, जहां पे भी आपको लगे कि ओनली वर्ड लिख दिया गया है ना, वो आपका पहली स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ये चीज याद रखिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड ठीक है, थायराइड ग्लैंड ठीक है। लिम्फ नोड्स करके याद रखिए कि लिम्फ नोड्स जो है वो हमारी आर्मपिट वगैरह में कुछ जगहों पे ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे हमारी ना यहाँ पे बहुत होते हैं, हमारा जो नेक वाला एरिया है, नेक में भी आपकी ये जो कोलर बोन है ना, यहाँ पे अगर आप प्रेस करोगे ना तो यहाँ पे आपके बहुत सारे लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, लेकिन ओनली नहीं लिख सकते। आपका ये पूरा अपर एरिया जो है उसमें बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं, लेकिन लिम्फ नोड्स हमारे बॉडी में पूरे शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय, तो लंग्स को रिबकेज से प्रोटेक्ट किया जाता है, स्टर्नम से भी करते हैं, ठीक है, स्टर्नम से भी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, रिबकेज बैकबोन से भी प्रोटेक्ट होता है। तो ऑल ऑफ दीज लिख दीजिए, इसमें ऑल ऑफ दीज लिख दीजिए। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ न्यूरोग्लियल सेल इज टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट, न्यूरोग्लियल सेल आपके न्यूरॉन सेल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिनसे हमारा ब्रेन भी बना रहता है। द अबंडेंट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर फाउंड इन CNS, तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। ये आपका इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर है, किसी भी चीज को होने से रोकने का काम करता है। उसके अलावा एसिटाइल कोलिन है जो कि आपका चीजों को ट्रांसफर करने में मदद करता है। तो इनहिबिटर रोकना, प्रोसेसिंग करने का काम एसिटाइल कोलिन का। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देयर आर डैश लैमिने प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड्स ग्रे मैटर, तो 10 करके याद रखिए। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें ग्रे मैटर पाया जाता है और उसमें 1 से लेके रोमन लेटर में 1 से लेके 10 तक के आपके स्पाइनल कॉर्ड में मैटर मौजूद है। द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस आर लोकेटेड इन, थैलेमस और हाइपोथैलेमस किसका हिस्सा कहे जाते हैं, डायनसेफिलॉन के, और थैलेमस और हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का हिस्सा होते हैं। सेफिलॉन, डायनसेफिलॉन, मेसेनसेफिलॉन, माइटेनसेफिलॉन ये हमारे ब्रेन का हिस्सा है। तो फोर ब्रेन याद रखिए, डायनसेफिलॉन को कहा जाता है। वन ऑफ द एक्शंस ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्शन है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल। जो हमारी पुतली होती है उसको सिकोड़ना और बड़ा करना, ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक का काम है। तो ये हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज है, लेकिन इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है या फिर जो आपका हार्ट रेट है उसको कम करने का काम करता है। मतलब मान लीजिए कि एकदम से आपका दिल धड़कने लग गया, जोर जोर से सांस आने लग गई, आप डर गए किसी चीज से या सिचुएशन थोड़ी एडवर्स है, तो उसको घटाने का काम करता है, जबकि आपकी डाइजेशन को इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक आपके बॉडी के अलग अलग फंक्शन से रिलेटेड है। द गैप इन द माइलिन शीथ बिटवीन एडजेसेंट श्वेन सेल, इसको हम क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनबियर। साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स डिस्चार्ज डैश एट द न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरोमस्कुलर में एसिटाइल कोलिन, जो मैंने अभी बताया आपको। साइनेप्टिक वेसिकल डिस्चार्ज डैश एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपकी पास होती है ना
मुझे कुछ ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एसिटाइल कोलिन से आ रही है। द एरिया ऑन द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर रिलेटेड टू स्पीच इज कॉल्ड ब्रोकाज एरिया। तो जो हमारा लेफ्ट है सेरिब्रल हेमिस्फेयर के पास में एक एरिया होता है जो हमारी स्पीच से रिलेटेड है, जो हम बोल रहे हैं, उसके साथ जो हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ना, वो हमारे मिड ब्रेन का काम है। लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो मैं पूरे होशो हवास में बोल रही हूँ और मैं सही बोल रही हूँ, ये ब्रोका एरिया कहा जाता है, ब्रोकाज एरिया। ठीक है, जो भी मैंने बोला, मैंने उसमें फीलिंग्स ऐड की, जो मुझे याद था मैंने उसको बोला, कुछ भी नहीं बोल रही हूँ ना मैं बोलने के लिए कि कुछ भी अटरम शटरम बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। ब्रोका एरिया और वर्निके एरिया, ये दो एरियाज होते हैं, तो ब्रोका एरिया और वर्निका एरिया करके याद रखिए। व्हेन कोकेन इज यूज्ड एज अ स्टिमुलेंट इट इंटरफेयर्स विद द सीएनएस एट द रीअपटेक ऑफ डैश। क्या चीज वो ले रही है, तो अगर हम कोकेन ले रहे हैं, चरस ले रहे हैं, गांजा ले रहे हैं, तो उसमें ना हमको बड़ी खुशी सी मिल रही होती है ना, हमको एक अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन है, वो डोपामीन है। किसी भी अच्छे आदमी से बात करने पे, है ना, जो हमें खुशी महसूस होती है, ये फोन पे लंबे लंबे कॉन्वर्जेशन करने से, वो सब डोपामीन की वजह से है। और फिर जब हम बोर हो जाते हैं, हमें लगता है यार बस अभी हो गया, अब ज्यादा नहीं झेल सकते, तो वाला वो पॉइंट होता है जब डोपामीन रिलीज होना आपका बंद हो जाता है। ठीक है, चिकनी मांसपेशी यानी कि स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड ऑर्गन्स आर रेगुलेटेड बाय, तो जो आपकी स्मूथ मसल्स हैं जैसे पेट है, ये सारी ऑटोनॉमिक सिस्टम होती हैं, ये आपकी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है। न्यूरीलेमा सेल्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो श्वेन सेल्स करके याद रखिए, श्वान सेल्स कहाँ पे हैं, ये न्यूरो वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा, तो ये हमारे न्यूरॉन पे मौजूद होते हैं, न्यूरीलेमा। न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज्ड बाय प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बाइंड्स द रिसेप्टर ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। न्यूरोट्रांसमीटर जो कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से निकले हैं, वो जाके रिसेप्टर्स को कनेक्ट करते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के। वर्निके एरिया आ गया आगे, मैंने इसीलिए इसको डिटेल में नहीं बताया था। वर्निके एरिया जो है वो रिटर्न एंड स्पोकन लैंग्वेज से है, तो हमने क्या बोल रहे हैं, हम कितना कंट्रोल्ड होके बोल रहे हैं, उसको ब्रोका एरिया कहा जाता है। ब्रोका, इसको स्पीच का बोलते हैं, स्पीच मतलब लैंग्वेज, और रिटर्न एंड स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है, लिखा हुआ जो हम पढ़ रहे हैं या जो भाषा हमें आती है, जो बोली हमें पता है, वो हमारे वर्निके एरिया से होता है। तो बोलना, समझना, लिखा हुआ पढ़ना, अपनी भाषा को बोलना, ये वर्निके एरिया से कनेक्ट किया जाता है। इनमें से कौन सा यौगिक कल्याण की भावना उत्पन्न करता है, मतलब फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एंड इनहिबिट द सेंसेशन ऑफ पेन। भाई हम खुश हैं, है ना, और हमें किसी भी तरीके का दर्द नहीं हो रहा है, ये हमको कौन रिलीज करता है, endorphin. Dash is a hormone that play a pivotal role in social bonding, sexual reproduction and child birth. इसमें ऑक्सीटोसिन याद रखना है, आप कितने सोशल हो, कितना खुश रहते हो, कितना आप लोगों को सपोर्ट करते हो या लोग आपको सपोर्ट करते हैं, ये ऑक्सीटोसिन जो होता है उससे रिलेट करता है। फीमेल्स आर मोर फीलिंग दैन मेल्स, क्योंकि ऑक्सीटोसिन की ज्यादा मात्रा फीमेल्स में होती है। सोशल बॉन्डिंग, ज्यादा बातें करना, ज्यादा बातें याद रखना, ये सब फीमेल कर पाती है ना, क्योंकि हमारी सोशल बॉन्डिंग अच्छी है। द ब्रेन स्टेम डज नॉट इंक्लूड, ब्रेन स्टेम जो होती है वो नीचे वाले ब्रेन के हिस्से को कहा जाता है, जो ये वाला पूरा हिस्सा है ना ऐसे करके, तो ब्रेन स्टेम में ये आगे वाला हिस्सा आता है, ठीक है, पीछे वाला नहीं। मिड ब्रेन मेडुला ओब्लोंगेटा पोन्स वेरोलाई, हाइपोथैलेमस वो भी इसका हिस्सा होता है, सेरिबेलम यहाँ पे लोकेटेड होता है, तो ये उसका हिस्सा नहीं होगा। ये आगे वाला हिस्सा है जिसमें उसको ब्रेन स्टेम के नाम से जानते हैं। इनमें से कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में फूड मटेरियल को तोड़ा जाता है शरीर के अंदर और एब्जॉर्ब्ड किया जाता है, तो इसमें कैटेगरी लिखी हुई है, ठीक है, ईस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्ड करके याद रखिए। ईस्ट मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ये फंगस है, ठीक है, फंजाई है ये, जहाँ पे मृत चीजों पे खाना लिया जाता है, सेप्रोफाइट बोलते हैं। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की जो गति है उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट याद रखिए। हमारा खाना पेट में भी और हमारी ईसोफेगस में भी जो जाता है उसको हम इसी पार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑब्टेन्ड होते हैं प्लांट में वो क्या होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन पूछा है। एनारोबिक, लैक्टिक एसिड नहीं लिखेंगे, लैक ऑफ मसल्स, लैक ऑफ एनर्जी इन मसल्स, या मसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल, तो उसकी वजह से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात की जा रही है।
पौधों के अंदर, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज हो रहा है। जब चावल के पानी में आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें डाली जाती है तो घोल नीले काले रंग का हो जाता है, वो किस चीज की प्रेजेंस को बताता है? स्टार्च को। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन के लिए कौन सा पिगमेंट मौजूद है? हीमोग्लोबिन। ब्लड कंसिस्ट ऑफ व्हाट फ्लूइड मीडियम? अगेन क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज, क्वेश्चन सेम। वन सेल थिक वेसल आर कॉल्ड एन, वन सेल, एक ही सेल का लेयर बना हुआ है, उस वेसल को हम क्या कहते हैं? थिनेस्ट वेसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कैपिलरीज, वन सेल थिक। विच एसिड इज फाउंड इन आंट स्टिंग, चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल करके याद रखिए, फॉर्मिक एसिड। व्हाट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज कॉल्ड? टिश्यूज के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी सेल के अध्ययन को कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज अ रॉकेट वर्क इन स्पेस? रॉकेट स्पेस में कैसे काम करता है? मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन या मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन के नाम से काम करता है। भोपाल गैस त्रासदी जो है वो किस चीज के रिसाव की वजह से हुआ था? इथाइल आइसोसाइनेट या मिथाइल? मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर डी, मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से एक ही रात के अंदर पूरा तबाह हो गया था, ट्रेन स्टेशन पे रोक दी गई थी और काफी लोगों की इसमें जान गई थी। 84 का पार्ट है ये, 1984। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एल्कलाइन? कौन सा इसमें से क्षारीय नहीं है? यानी कि एसिड है, एसिड है तो वो नॉन मेटल होना चाहिए, सल्फर जो है वो नॉन मेटल है, सोडियम पोटेशियम लिथियम मेटल है। मेटल्स जो हैं वो बेस होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, और नॉन मेटल जो हैं वो एसिडिक होते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इथेनॉल इज डीनेचर्ड टू एंटी माइक्रोबियल, ताकि वो एंटी माइक्रोबियल के डीनेचर करने से इथेनॉल जो है वो एंटी माइक्रोबियल हो जाता है, सैनिटाइजर जैसे। निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है स्क्लेरेनकाइमा के अंदर। किसमें पाई जाती है? स्क्लेरेनकाइमा के अंदर, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा। निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है। पैरेन्काइमा है, कॉलनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा भी है। जाइलम याद रखिए, जाइलम एंड फ्लोएम ये क्या होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहे जाते हैं। स्टारफिश कौन से ग्रुप को बिलोंग करती है? तो स्टारफिश जो है वो एकाइनोडर्मेटा है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ बेटर अडेप्टिव एनवायरनमेंट फॉर ऑर्गेनिज्म टू लिव एंड ग्रो मोर? तो अगर हमें नेचुरल सिलेक्शन किया, हमने प्राकृतिक चयन अगर हम करे हैं तो वो ज्यादा अच्छे से चीजों को अडेप्टेबिलिटी देता है। अ कार फॉल फ्रॉम एन आउटक्रॉप एंड लैंड्स इन 0.4 सेकेंड। एक कार आउटक्रॉप से मतलब एक कॉर्नर से गिरती है और 0.4 सेकेंड में उतरती है। जमीन से टकराते समय इसकी गति क्या है? ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था। v इज इक्वल टू यू प्लस जी इंटू टी लिखना है आपको। g की वैल्यू 10 दी हुई है, v की 0 दी हुई है, स्टार्टिंग की आपको नहीं पता है, टाइम 0.4 सेकेंड दिया हुआ है, तो प्लस 0.4 इंटू 10, तो v कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये यहाँ पे भी मुझे गड़बड़ी लग रहा है, -1 होना चाहिए, ये तो -1 क्यों टी के साथ है? v की वैल्यू दी हुई है, 4 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, या 4 मीटर -1 करके लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो आंसर शुड बी -1। Which component of blood transport food, CO2 and nitrogenous waste? तो ये आपका प्लाज्मा हो गया। निम्न में से कौन सा विचार है जो नई प्रजाति में के उत्पत्ति में मदद करता है? तो म्यूटेशन याद रखिए, म्यूटेशन ये कहता है कि नई प्रजाति सडनली ग्रो हो सकती हैं। इनमें से कौन से द क्रिएचर ऑफ द संघ आर एक्सक्लूसिवली, या संघ यानी कि जो फाइलम होता है उसके लिए बात कर रहे हैं, जो कि फ्री लिविंग बींग्स फ्री फ्रॉम सी, जो सी में नहीं पाए जाते, ठीक है। एक तो होता है आपका निमेटोड्स, चूर्णा प्रवार मोलस्का जिसको कहा जाता है, आर्थ्रोपोडा, और कलर्स या शूल चर्मी जिनको एकाइनोडर्मेटा कहते हैं। तो ये एक्सक्लूसिवली इनको हम फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, ठीक है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फ्रॉम द गिवन पिक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। अच्छा, इसमें पिक्चर गायब है कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं। इसमें आपका जैसे ये माउथ वाला पार्ट हो गया, फिर आपका ईसोफेगस हो गया, ईसोफेगस से ये स्टमक हो गया, ऐसे स्टमक से नीचे हम जाएंगे तो हमारे पास छोटी आंत हो जाएगी, फिर हमारे पास एक बड़ी आंत हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास पीछे की तरफ जो है वो पैनक्रियाज होंगे, आगे हमारा लिवर होगा, यहीं पे गॉल ब्लैडर होगा जिसकी ट्यूब कनेक्टेड होगी, और नीचे एनस होगा। अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड है
तो ये पेट की ही वॉल के लिए लिखा होगा, क्योंकि पेट को गैस्ट्रिक कहा जाता है और उसी की लेबलिंग को मेंशन किया गया है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर होती है, रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम होती है। असर्शन और रीजनिंग, ऐसे क्वेश्चन अभी एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इनका आप ध्यान रखिए। क्या लिखा हुआ है, एंटासिड आर रिकमेंडेड व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन। तो अगर अपाचित की समस्या हो गई है, भाई खाना खा रहे हैं पच नहीं रहा है, तो आपको बोला जाता है कि आप लोग एंटासिड पी लीजिए, चीजें ठीक हो जाएंगी, है ना। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि यह माना गया है कि अपच पेट के पीएच में वृद्धि के कारण होता है। तो मेरे हिसाब से दोनों ठीक होना चाहिए ना, अपच पेट में पीएच की वृद्धि के कारण होता है, तो अच्छा ठीक है, वृद्धि नहीं होगा, कम होगा, ये आंसर वैसे ठीक है, लेकिन वृद्धि के कारण नहीं, पीएच कम होने लगता है, एसिडिटी हो रही है ना, तो एसिडिटी में तो कम होगा ना, तो असर्शन ठीक है, रीजनिंग जो है वो गलत है, असर्शन इज करेक्ट, रीजनिंग इज रॉन्ग। मतलब अब ऐसे क्वेश्चन देखो, एक बार को मुझे भी पढ़ने में कंफ्यूजन हो ही गया ना, उनका ठीक तो लिखा है, पीएच की वृद्धि से ही तो हो रहा है, पेट में पीएच बढ़ गया, जबकि पीएच की वैल्यू कम हो रही है, 7 नहीं है, 7 से कम हो रही है, 3-4 पे आ गया, तब हमें एंटासिड लेना पड़ता है, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं, वो कौन सी रेज रिलीज करते हैं, रेडियो वेव्स। A force of 20 Newton is applied on the object and it accelerates with an acceleration of 2 meter per second square. Calculate the mass of the object. Simple है, डिवाइड कर दीजिए 2 से, 10 आ जाएगा यहाँ पे। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, मास नीचे चलेगा। डैश इज नॉट अ कंपाउंड, ये यौगिक ही नहीं है, कंपाउंड ही नहीं है। लेड, चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर, लेड तो कंपाउंड नहीं है ना, लेड आपका एलिमेंट है ना। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर इज एन एग्जांपल ऑफ, सैंड को अगर शुगर के साथ मिला दिया तो अलग अलग दिखेंगे, सैंड भी अलग दिखेगी, शुगर भी, आपस में मिलेंगे नहीं, तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनस। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि मैटर का चैप्टर है ये, मैटर में या तो सब्सटेंस होता है, मिक्सचर होता है, सब्सटेंस है तो वह एलिमेंट है या तो कंपाउंड है। क्वेश्चन में आपके यहाँ पे सैंड एंड शुगर लिखा हुआ है, तो होमोजीनस मतलब जहाँ पे चीजें घुल जाती हैं और पता नहीं चलती, हेट्रोजीनस जहाँ पे चीजें घुलना जबरदस्ती हम घोलते हैं, जैसे कि नमक को पानी में घोलिए होमोजीनस है, चीनी को पानी में घोलिए होमोजीनस है, चीनी को रेत में घोलेंगे ना तो हेट्रोजीनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि होमोजीनस हेट्रो, होमो में सब कुछ समान दिख रहा है, सेम पैटर्न बना हुआ है, हेट्रोजीनस में चीजें अलग अलग दिख रही है, कोई पैटर्न नहीं है। होमोजीनस में स्टील, हवा, रेन, वाइन, ये सब, एयर याद रखिए। होमोजीनस मिक्सचर में अलॉय भी याद रखिए, कई बार लोग अलॉय के साथ कंफ्यूजन कर जाते हैं, अलॉय में भी पैटर्न सेम नहीं है, लेकिन अलॉय में क्या होता है कि फिक्स्ड होता है ना, अलॉय में हमेशा फिक्स है कि सोने में गोल्ड इतना % होगा, कॉपर इतना, सिल्वर इतना, कास्ट आयरन में आयरन इतना होगा, है ना, ब्रास में कॉपर जो है वो 60 to 90% हो सकता है। तो जहाँ पे चीजें फिक्स होती है ना वो होमोजीनस होता है, जहाँ पे चीजें फिक्स नहीं है, जैसे बर्फ डालनी है सोडा में, कितनी भी डाल दीजिए, मिट्टी है, हेट्रोजीनस है। जो हमने दूध में कुछ भी डाल रहे, सीरियल डाल रहे, कॉर्नफ्लेक्स डाल रहे, भाई वो तो हेट्रोजीनस है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ, रस्टिंग जो है वो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, नहीं केमिकल चेंज का है, क्योंकि बदलता नहीं है, जिंक की हमें लेपन करनी पड़ती है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन है, जैसे पीछे गायब था यहाँ पे लगा हुआ है, आपको मिसिंग टर्म बतानी है, रिसेप्टर, इफेक्टर। रिसेप्टर और इफेक्टर के बीच में कौन आएगा, स्पाइनल कॉर्ड। हमने कुछ इंफॉर्मेशन को लिया, हमारी वो इंफॉर्मेशन हमारी वर्टिब्रल कॉलम तक गई उसके बाद वही हमने रिस्पॉन्स दिया, तो जो इंफॉर्मेशन है वो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाती है, तो वो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से फिर इंफॉर्मेशन आगे ब्रेन को जाएगी, तो वो आपका अलग सेगमेंट है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड आंसर करना है। विच एलिमेंट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, मतलब कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं या बना रहे हैं, तो जो सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल है उसमें खाली 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे कि कैल्शियम देखते हैं, कैल्शियम, मुझे आंसर पता है, मुझे अच्छे से चीजें, ये चैप्टर मुझे बहुत क्लियर है, इसलिए ये मैंने एकदम से आंसर दे दिया, आप लोग थोड़ा ध्यान से देना है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 8 2, 2 है ना बाहर यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम क्या है, पोटेशियम 15, जैसे आपका 15 में फॉस्फोरस का एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पे 2 8 5, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, ये सारे एक साथ आ रहे हैं, सोडियम 11 है,
सोडियम के नीचे पोटेशियम आ रहा है, उसमें कितना आएगा 281 है ना, पीछे 1 आएगा यहाँ पे 2881 2881। सोडियम 11 है, सोडियम का होता है 281, तो ये हो गया। तो 2 सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक जो है वो लिखना पड़ेगा, नाम याद करने पड़ेंगे। टिश्यू प्रेजेंट अराउंड द एजेस इन अ लेटरल मैनर एंड गिविंग राइज टू ग्रोथ इन द गर्थ ऑफ द स्टेम। तो किनारे, पेड़ के किनारे आसपास जो है वो आपकी गर्थ जो है वो मौजूद है, और वो आपका क्या कर रहा है यहाँ पे, जो आपका जो पेड़ है उसकी चौड़ाई को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्राइमरी फंक्शन क्या है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, हमारे ब्रेन के सराउंडिंग टिश्यूज को नरिशमेंट देना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, या सब कुछ। तो ऑल ऑफ द अबव करके याद रखिए, हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो मेन फंक्शन है वो ये सब कुछ ही है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कौन सा है, हमारा सेरिब्रम, या हमारा जो दिमाग है उसमें एक फ्लूइड है, फिर आपके मेनिंजेस लगे हुए हैं, तो वो हमको हर एक चीज से इनसे बचाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, साथ में पीडीएफ भी अपडेट हो रही है आपकी, पूरा ऑप्शन आपको सामने है, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और कहीं पे कोई भी दिक्कत आती है तो ज़रूर से मुझे बताना है, पूछना है चीज़ें, और सब कुछ जो है वो आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है वो लिखना है। क्वेश्चन जो अभी तक ग्रुप डी ने करा दिए हैं, पूछ लिए हैं, उनके ऊपर है, आगे भी जो एग्जाम आएंगे उसमें भी मैं आपके इस तरीके के क्वेश्चन आपको कराऊंगी, जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपके कुछ अलग क्वेश्चंस हो रहे हैं। अदरवाइज आप इनको रिवाइज करें, और डेली के जो सेशंस हो रहे हैं उसको करना नहीं भूलिए, क्योंकि डेली जो एग्जाम में आ रहा है ना वो आपका मैं डेली करा रही हूँ, लेकिन उनमें भी जो छूट गया वो ये सेशंस है, ठीक है। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।